आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑफ 50 टर्न्स रेडियस 0.5 मीटर एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ये हमको बताना है। अगर जो कॉइल है उसके 50 राउंड हो, टर्न का मतलब 50 चक्कर हो, त्रिज्या 0.5 मीटर हो और उसमें 2 एम्पियर की करंट दौड़ रही हो, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। तो लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है वही यहाँ पर लग जाएगा। तो लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला B μ0 Ni/2r होता है। यहाँ पर μ0 की वैल्यू रख दी गई है 4 पाई × 10⁻⁷। n की वैल्यू 50 टर्न है, धारा 2 एम्पियर है, 2 × रेडियस 0.5 मीटर है। सॉल्व किया गया तो आ गया 1.256 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो केवल फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन 40 नंबर 1 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 42 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कह रहा है कॉइल ऑफ 1 टर्न इज मेड ऑफ ए वायर ऑफ सर्टेन लेंथ एंड देन फ्रॉम द सेम लेंथ ए कॉइल ऑफ 2 टर्न इज मेड। कह रहा है कि एक कॉइल है जो किसी वायर की बनी हुई है यानी तार की बनी हुई है, उसकी कुछ लंबाई है और उसको एक फेरा मोड़ा गया है, और एक कह रहा है सेम लेंथ की कोई दूसरी कॉइल है जिसमें 2 फेरा मोड़ा गया है, 2 टर्न है और एक में 1 टर्न है। कह रहा है इफ द सेम करंट इज पास्ड इन बोथ द केस देन द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट दियर सेंटर विल बी। अगर दोनों में बराबर करंट का फ्लो किया जाए तो दोनों में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम बहुत आराम से कर लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन ऊपर भी हम लोग कर चुके हैं और फिर वही क्वेश्चन आ गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना हो किसी कॉइल के सेंटर पर तो हमें पहले से ये फार्मूला याद है, B = μ0/2 पाई Ni/r या a। यहाँ पर हमारा L कॉइल की लेंथ है, जो वायर जिससे मोड़ करके कॉइल बनाई गई है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम पहले केस के बारे में देखें जिसमें केवल 1 टर्न है और दूसरे केस के बारे में जिसमें 2 टर्न है। तो पहले केस में देखें तो B1 = μ0/2 पाई, एक टर्न है तो 1 लिख दिया गया, करंट I दोनों में है, इसमें I है तो I लिख दिया, अपान ये जो A है ये हमारा क्या हो जाएगा, A के बारे में अगर देखें हम तो जो तार है उसको मोड़ करके वायर बनाया गया, तो जो तार की लंबाई होगी यही, अब चूंकि ये लंबाई है मान लीजिए और इसी को मोड़ के कॉइल बना दिया गया, तो जो लंबाई है वही इस वृत्त की परिधि होगी। तो लंबाई बराबर वृत्त की परिधि 2 पाई r कर दिया गया इस प्रकार से। तो अगर अब ये r की बात करें तो r बराबर हो जाएगा L/2 पाई। तो ये a कहें या r कहें एक ही बात है, यहाँ r लिखना चाहिए, a लिखा है कोई मतलब नहीं, त्रिज्या को ही ये माना है। तो अब r की जगह L/2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a माना है त्रिज्या को, तो a की जगह L/2 पाई रख दिया। ये इक्वल टू हो गया μ0 I/L के, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो 2 पाई कट जाएगा। B2 बराबर हो जाएगा μ0/2 पाई n, 2 फेरे हैं इसमें एक फेरा था, इंटू I करंट है, अपान L/4 पाई हो जाएगा, क्योंकि 2 फेरे हैं तो 2 × 2 पाई r लिखेंगे। तो 2 × 2 का मतलब 4 हो जाएगा, तो r बराबर L/4 पाई आएगा।
तो L/4 लिख दिया। R की जगह यहाँ A माना गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हो गया 4μ0I/L। देयरफॉर B1/B2 का अगर रेशियो निकालना हो तो यहाँ पर μ0I/L है, यहाँ 4μ0I/L है, यानी 1/4 का रेशियो हमारा आ जाएगा। तो 42 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन में एम्पियर लॉ से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन और एम्पियर्स लॉ के हिसाब से पहला क्वेश्चन और वैसे 43 क्वेश्चन है। कह रहा है सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग ए कांस्टेंट करंट। एक कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, सिलेंडर जैसा बना है और उस सिलेंडर की त्रिज्या आर है और उसमें करंट का फ्लो हो रहा है और वो करंट कांस्टेंट है, यानी डीसी करंट है एक तरह से। कह रहा है द प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी विद द डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। तो ये चार हमको फिगर दिए गए हैं। इन चार फिगर में से उस सिलेंड्रिकल कंडक्टर में जो करंट का फ्लो हो रहा है उसमें बी और ये डी के बीच में जो ग्राफ खींचा गया है, तो कौन सा ग्राफ सही है हमसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान है, इसको जैसे बता रहे हैं वैसे समझने का प्रयास करिए, आराम से क्वेश्चन आपका निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर इज। तो कोई बहुत लंबा सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो और अगर उसकी त्रिज्या आर हो तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या है। अगर वो फार्मूला हमको याद है तो हम सारे क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं। आप देखिए एनसीईआरटी की किताब में आप देखिएगा, सिलेंडर अब कोर्स में है या नहीं, हो सकता है पहले किताब में रहा हो अब ना हो, तो इसको एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। तो दो कंडीशन बनती हैं, एक तो सिलेंडर जो होता है उसके अंदर और एक केस बनता है उसके बाहर। तो अगर हम अंदर की बात करेंगे तो जो डिस्टेंस डी ली जा रही है वो त्रिज्या से कम होगी तभी अंदर होगा, और अगर बाहर की बात करेंगे तो अब देखिए अगर उसकी परिधि पर बात करेंगे तो डिस्टेंस डी त्रिज्या के बराबर होगा, और अगर बाहर का बात करेंगे तो डिस्टेंस डी त्रिज्या से ज़्यादा होगा। तो तीनों केस के बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे। तो देखिए पहली कंडीशन में जब आर हमारा डिस्टेंस डी से ज़्यादा है, यानी जो बिंदु लिया जा रहा है वो सिलेंडर के अंदर है, तो ये फार्मूला होता है आई डैश इक्वल टू आई डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने अगर एनसीईआरटी जो नई वाली है उसमें दिया होगा तो ये हमने कराया होगा, और नहीं दिया होगा तो फिर इसको आपको छोड़ देना है क्योंकि ये पुरानी एनसीईआरटी में होगा। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन की बात आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन की बात करेंगे अगर, तो यहाँ पर वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल हो जाएगा, तो ये μ0 आई डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर बी और अगर डिस्टेंस डी मानी जाए और डी त्रिज्या होती और फिर सिलेंडर बना होता तो परिधि 2πd हो जाती। तो यहाँ पर स्मॉल जो एल है जिसको dl लिखा गया है उसको 2πd लिखा गया है। तो ये हो जाएगा हमारा μ0 आई डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू μ0 आई डी अपॉन 2πr स्क्वायर, जो यहाँ पर है ये 1/2 में आ गया है, तो ये 2πr स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए निकल के आया कि b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d के, जब d हमारा त्रिज्या से कम है, यानी ये बिंदु हमारा सिलेंडर के अंदर है। अब दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में हम क्या करेंगे कि जब ये जो बिंदु जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं ये सिलेंडर की परिधि पर है, सरकमफ्रेंस पे, तो डी आर के बराबर हो जाएगा। तो b बराबर μ0 आई अपॉन
डी बराबर म्यू 0/2πI/r फार्मूला हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम कॉइल के लिए निकालते थे। और ये मैक्सिमम होगा, इसको ध्यान दीजिए, ये मैक्सिमम होगा। अब अगर डी हमारा त्रिज्या से ज़्यादा होगा, यानी जो पॉइंट लेना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो आर से ज़्यादा होगा, तो बी बराबर म्यू 0/2πI/d हो जाएगा। और इस कंडीशन में बी समानुपाती होगा 1/d के। यहाँ पर d बराबर r था तो b समानुपाती था r के, तो ये पॉइंट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब इस आधार पे अगर देखा जाए तो b पहले समानुपाती है, फिर त्रिज्या पे व्युत्क्रमानुपाती है और फिर बाद में भी व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन जो त्रिज्या वाला बिंदु है, त्रिज्या पर यानी परिधि पर बिंदु है, वो मैक्सिमम है। अगर इसको आधार बना के देखा जाए तो हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब समानुपाती है b, ध्यान दीजिएगा b समानुपाती है d के, तो b में भी 1 है पावर, d में भी 1 है और समानुपाती है, यानी समान अनुपात में b और d बढ़ेंगे। जब समान अनुपात में b और d बढ़ेंगे, b और d, तो इसका मतलब ये रेखा सीधी रेखा होगी, क्योंकि एक ये बढ़ेगा तो एक ये, तो ये रेखा कहीं इधर उधर नहीं जाएगी, सीधी सरल रेखा होगी। अब देखिए ये आर बिंदु पर मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम हो गया। फिर b प्रोपोर्शनल हो गया 1/d के, b इज प्रोपोर्शनल टू 1/d के। जब d के हो जाएगा यानी b के बढ़ने पर d घटेगा, तो यहाँ पर देखिए b से d की ओर ये अपने आप ग्राफ नीचे की ओर जाने लगा, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा है, d के बढ़ने पर b घट रहा है, तो d वाली भुजा पे तो हम आगे चलेंगे तभी d बढ़ेगा, तो इसमें नीचे की ओर उतरना पड़ेगा, तो ग्राफ नीचे आ रहा है, क्योंकि इसके बढ़ाने पे हमको b को घटाना है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, तो ग्राफ नीचे को जा रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा 43 का डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बहुत आराम से अगर करेंगे तो हर चीज़ समझ में धीरे धीरे आ जाएगी। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज ए स्टेडी करंट आई। एक सीधा लंबा तार है जिसकी त्रिज्या ए है, उसमें एक स्टेडी यानी नियत धारा आई प्रवाहित हो रही। कह रहा है द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। जो हमारी धारा है ये पूरे क्रॉस सेक्शन में यानी पूरी परिधि पर और उसके अंदर बराबर मात्रा में बिखरी हुई है। कह रहा है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश एट रेडियल डिस्टेंस a/2 एंड 2a रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि हमें दो स्थितियों में मैग्नेटिक फील्ड की बात करना है। एक डिस्टेंस a/2 है, तो a/2 का मतलब त्रिज्या के अंदर यानी सिलेंडर के या स्ट्रेट वायर के अंदर, क्योंकि परिधि त्रिज्या a है और a/2 पे भी ज्ञात करना है, यानी परिधि से आधी दूरी पर अंदर ही तार के, और एक तार से दोगुना दूरी पर, उसकी त्रिज्या से दोगुना दूरी पर, एक्सिस के अबाउट। तो दो कंडीशन में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसको देखते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको आराम से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द वायर एट डिस्टेंस r इक्वल टू a/2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर इज। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूला होता है b बराबर म्यू 0/2πI/a² इंटू r। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब a/2 पॉइंट पे बात कर रहा है, ये ध्यान दीजिए, स्ट्रेट वायर की एक्सिस पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में पढ़ा गया है। अब r हमारा a/2 है, तो r की जगह a/2 रख देंगे,
तो म्यू 0 आई अपान 2 पाई ए स्क्वायर इंटू ए बाई 2, तो ये आ गया म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए, ये आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द वायर एट ए डिस्टेंस आर बराबर 2a फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर इज। अब एक ऐसे बिंदु पे हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड जो त्रिज्या से दोगुनी दूरी पर है, तो बी डैश इक्वल टू म्यू 0 आई अपान 2 पाई आर। ये देखिए परिधि से अंदर के लिए फार्मूला है और ये परिधि से बाहर के लिए, दोनों फार्मूलों में अंतर है जैसे यहाँ पर हमने निकाला था। ये देखिए अंदर के लिए था फार्मूला और ये बाहर के लिए था। ये आर जब आर पॉइंट पर था और जब ये आर से ज़्यादा था तो यहीं आर की जगह डी आ गया था। तो यही फार्मूला जो यहाँ पर है, ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर था और ये भी तार है लंबा, तो सिलेंडर जैसे ही होगा अगर ज़्यादा मोटा कर दें तो सेम वही कंडीशन यहाँ लागू हो रही है। तो यहाँ पर 2a पर ये फार्मूला लगेगा, तो ये हो गया म्यू 0 आई अपान 2 पाई इंटू आर की जगह 2a रख दिया, तो ये आ गया म्यू 0 आई अपान 4 पाई ए। इसलिए म्यू 0 आई अपान 4 पाई ए यहाँ भी है, म्यू 0 आई अपान 4 पाई ए यहाँ भी है। तो त्रिज्या से आधी दूरी अंदर, यानी त्रिज्या से आधी दूरी पर एक्सिस के या त्रिज्या से दोगुनी दूरी पर एक्सिस के हमारा मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है, क्योंकि दोनों का रेशियो 1 है। तो 44 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 44 का ये विकल्प 1 आ जाएगा आंसर। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है 2 सिलेंड्रिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर AOB एंड COD आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो 2 कंडक्टिंग वायर हैं, एक AOB है और दूसरा COD है, और दोनों एक दूसरे के राइट एंगल यानी एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रखे गए हैं, यानी समकोण पर रखे गए। कह रहा है विद वन एबव अदर सच दैट ओ इज दिस कॉमन पॉइंट फॉर द टू। और इस प्रकार से 90 डिग्री के एंगल पर रखे गए हैं कि दोनों का जो सेंटर है कॉमन पॉइंट ओ वो सेम है। कह रहा है द वायर कैरी I1 एंड I2 करंट। जो वायर है ये I1 और I2 करंट फ्लो कर रहा है रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः। पॉइंट P इज लाइंग एट डिस्टेंस D फ्रॉम O। O से D दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है along a direction perpendicular to the plane containing the wire। और ये जो P पॉइंट लिया गया है O से, ये परपेंडिकुलर है वायर के, यानी वायर से 90 डिग्री के ऊर्ध्वाधर है, एक तरह से पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री पे। तो कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बी। तो P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कि 2 वायर हैं हमारे पास, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हैं और O बिंदु इन दोनों का सेंटर है, और इस सेंटर से हमारी तरफ, यानी इस कागज के तल के लंबवत हमारी तरफ इस पॉइंट पर एक ऊर्ध्वाधर बिंदु P माना गया है। उस P बिंदु पर इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड की गणना करना है। तो देखिए कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस D फ्रॉम O इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABCD। तो ABC और D प्लेन के परपेंडिकुलर यानी अभिलंबवत का मतलब है कि यहाँ पर कोई पॉइंट O पर खड़ा कर दिया जाए पेन, और हमारी तरफ परपेंडिकुलर होगा, अभिलंबवत होगा। तो कह रहा है थ्रो AOB एंड COD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर AOB और COD एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं तब क्या होगा, B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो दोनों के कारण, अब यहाँ पर देखिए दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत है, और पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो B इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कर दिया। जब ये कर दिया तो ये हो जाएगा B1 कितना होगा,
अब ए ओ बी तार के कारण तो म्यू 0/4 2 I1/d हो जाएगा। ये फार्मूला होता है स्ट्रेट वायर के लिए। इसका स्क्वायर हो गया प्लस B2 के कारण म्यू 0/4 2 I2/d का होल स्क्वायर। अभी अंडर रूट हट के हाफ आ जाएगा, तो ये आ गया म्यू 0/2 d कॉमन हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर की पावर हाफ हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ 2 से 2 कटेगा तो 2 बचेगा, इसलिए म्यू 0/2 कॉमन आया। तो इस प्रकार से ये हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। यही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ के परपेंडिकुलर होगी। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं। अब इसमें ये प्लस क्यों है माइनस क्यों नहीं है, इसके लिए समझ लीजिए। तो देखिए, मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो हमने बताया था कि जिधर को करंट जाए उधर को मुंह करके खड़े होना है। तो दाएं हाथ पे क्रॉस होता है, बाएं हाथ पे डॉट होता है। इसमें देखें अगर, तो यहाँ पर भी दाएं हाथ पे क्रॉस हो जाएगा, बाएं हाथ पे डॉट हो जाएगा। तो अगर हम ये अपनी तरफ देखें तो क्रॉस भी, ये डॉट वाला हमारी तरफ आ रहा है, क्रॉस वाला अंदर की तरफ जा रहा है। तो कुल मिला के दोनों डॉट बाहर आ रहे हैं, या यूं कहें कि दोनों क्रॉस अंदर जा रहे हैं। तो कुल मिला करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही दिशा में है। तो एक ही दिशा के लिए इसको प्लस साइन लगाया गया। अगर ये उल्टा होते तो माइनस साइन लगती, और परपेंडिकुलर हमारी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही, यानी ये डॉट वाले को देखना। तो इस प्रकार से जोड़ा तो आंसर ये आ गया। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो 45 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी विकल्प। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर P विल बी। सेंटर P पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं करना है, बहुत आराम से कोई आंसर निकलेगा। जैसे अभी किए हैं वैसे फिर करना है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लीजिए तो और आराम से करने में मजा आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर इधर को हम मुंह करके खड़े हों और दाएं हाथ पे क्रॉस बनता है, इस पर अगर मुंह करके खड़े हों तो दाएं पे क्रॉस बनेगा, बाएं पे डॉट बनेगा। इस पर बाएं पे डॉट बन जाएगा, दाएं पे क्रॉस बना। तो एक क्रॉस है, एक डॉट है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। तो इनको जब जोड़ेंगे तो माइनस साइन आएगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। एक क्रॉस है, एक डॉट है। इस तार के कारण क्रॉस, इस तार के कारण यहाँ पर डॉट P पॉइंट पर। अब सीधा फार्मूला लगा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लगा दिया और दोनों को जोड़ा। जब जोड़ेगा तो घट जाएगा अपने आप, क्योंकि एक क्रॉस है, एक डॉट है। तो B बराबर म्यू 0/4 2 I2/r/2 है। ये माइनस म्यू 0/4 2 I1/r/2 है। दोनों r/2 डिस्टेंस पे P माना गया है, तो r/2 रखा गया है। एक में करंट I1 है, एक में I2 है, तो I1 I2 लिखा गया। तो ये आ गया म्यू 0/4 4/r, ये ऊपर चला गया 2 तो 4 हो गया, 4/r I2 माइनस I1। तो ये आ गया म्यू 0/4 4/r, हमारी समझ से 5 सेंटीमीटर है। अभी देख लेते हैं। तो यहाँ 5 लिख दिया गया है, और I2 हमारा 2.5 एम्पियर है, I1 हमारा 5 एम्पियर है। वैल्यू रख दिया। तो ये आ गया माइनस म्यू 0/2 सॉल्व करने के बाद। निगेटिव साइन शोड दैट B इज एक्टिंग इनवर्ड दैट इज इनटू द प्लेन। ये निगेटिव साइन हमारा ये शो कर रहा है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है, जो माइनस साइन आया। अब यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा, I2 में से I1 को घटाया, इसको ध्यान दीजिए। अब I2 में से I1 को क्यों घटाया? क्योंकि I2 ज़्यादा है I1 से, इसलिए ऐसा किया गया है। इसको थोड़ा देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए 2.5 एम्पियर है, यहाँ पर 5 एम्पियर है, 5 सेंटीमीटर पर है, तो इसीलिए आर की जगह 5 सेंटीमीटर लिखा है, क्योंकि आर ये बीच की दूरी है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 47 आ जाता है, इसको देखेंगे। तो कह रहा है ये स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा में से कम घटाएं या कम में से ज़्यादा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस साइन अपने आप आ गया है। माइनस आएगा तो इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, प्लस आएगा तो आउटवर्ड साइड में फील्ड होगी। इसको ध्यान देना, पहले में बाद को घटाइए या बाद में पहले को घटाइए, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव अपने आप आ जाएगा। अगर कम में ज़्यादा घट गया तो निगेटिव आ जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर वायर ऑफ 1 मिलीमीटर डायमीटर कैरिंग द सेम करंट। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फार अवे इज। तो दो हमारे पास तार हैं और सीधे लंबे तार हैं, एक का व्यास 0.5 मिलीमीटर है और एक का 1 मिलीमीटर है, और दोनों में 1 एम्पियर की ही करंट फ्लो हो रही है। तो कह रहा है दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो डायमीटर ऑफ द फर्स्ट वायर 0.5 मिलीमीटर, करंट फर्स्ट वायर में 1 एम्पियर, डायमीटर ऑफ सेकंड वायर 1 मिलीमीटर, करंट सेकंड में 1 एम्पियर, दोनों में करंट सेम है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट फ्लो इन द कंडक्टर। तो बी बराबर स्ट्रेट वायर यानी सीधे लंबे तार के लिए फार्मूला होता है μ0/4π2I/r या a। तो यहाँ पर b समानुपाती है I के, और I तो दोनों में समान है। तो सिंस द करंट इन बोथ द वायर इज सेम देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। चूँकि यहाँ पर b समानुपाती है हमारा I के, तो I चूँकि समान है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो A रखा गया है, ये A हमारा त्रिज्या नहीं है, ये दो तारों के बीच का डिस्टेंस है यहाँ पर जो रखा गया। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चनों में ये A दिया गया है, ये हकीकत में जो हमने पीछे बोल दिया था त्रिज्या, वो हकीकत में त्रिज्या नहीं बल्कि त्रिज्यीय दूरी थी। एक तरह से एक्सिस लिया जाए तो त्रिज्यीय दूरी थी जो A माना गया था। तो यहाँ पर ये जो A है, यहाँ पर हमारा, तो ये A हमारा कुल मिला के वायर से कितनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा रहा है वो है, ना कि ये त्रिज्या या डायमीटर है, यानी रेडियस या डायमीटर। तो यहाँ पर A लिया गया है, तो इस डायमीटर से कोई मतलब नहीं। चूँकि करंट दोनों में बराबर जा रही है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड दोनों में बराबर होगी। तो 47 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेम एज द ईयरलियर वैल्यू, मतलब दोनों में बराबर होगी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ ए लॉन्ग हॉलो कॉपर पाइप कैरीज ए करंट देन प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी। कह रहा है एक कॉपर का खोखला पाइप है, उसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो कह रहा है देन प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी हमको बताना है। तो देखिए अगर कोई कॉपर का हॉलो पाइप है, उसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो पाइप के अंदर किसी भी प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, केवल पाइप के बाहर होगी। तो आउटसाइड द पाइप ओनली, केवल पाइप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगी, अंदर नहीं होगी। तो 48 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है यूज एम्पियर्स लॉ। अगर कोई बंद जगह है
तो उसके लिए बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई इनक्लोज्ड, ये फार्मूला होता है। जैसे गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में एम्पियर्स ला, ये गॉस थ्योरम जैसे ही है। इनक्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन किया जाए बी डॉट डी एल तो म्यू जीरो आई इनक्लोज्ड होता है। तो आउटसाइड में क्या होगा, आई इनक्लोज इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो सम वैल्यू आएगी इसकी, बी जीरो नहीं होगा, कुछ वैल्यू आएगी बाहर, और इनसाइड क्या होगा, आई इनक्लोज इक्वल टू जीरो होगा, यानी बी की वैल्यू जीरो होगी। तो इनक्लोज के लिए आई जीरो होगा तो बी भी जीरो हो जाएगा, और आउटसाइड क्या होगा, आई इनक्लोज जीरो नहीं होता, इसलिए बी की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी। तो कहने का मतलब सिलेंड्रिकल हालो पाइप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी, अंदर जीरो होगी। तो 48 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 48 का बी, आउटसाइड द पाइप ओनली मैग्नेटिक फील्ड होगी, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। तो इस प्रकार से 48 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया। अब 49 नंबर क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।